हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और जेरिली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज अपन 10th क्लास का टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं। 10th क्लास साइंस का टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन काफी सिंपल टॉपिक है ना, स्कोरिंग टॉपिक है और हर एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बात अपन क्लियर करने वाले इसके अंदर। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि जब आप केमिकल रिएक्शन या फिर किसी रिएक्शन का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन। यार केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ सोचते तो ऐसा ज्यादा कुछ तो आइडिया लगे या नहीं लगे, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से कहीं ना कहीं कोई दूसरा सब्सटेंस बन रहा होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं नेचुरली केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन के टाइप्स क्या है। एक और लिखा अपन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि जो केमिकल आपने रिएक्शन की उस रिएक्शन को किसी इक्वेशन में प्रेजेंट करना, उसी को रिप्रेजेंट करना, उसी को अपन क्या बोलेंगे इक्वेशन। अभी इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना होता है। ये इक्वेशन जो होती है इम्बैलेंस होती है, उस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। और रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है वो सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। अरे भाई हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी सो मेनी रिएक्शंस आर अकर्स इन आवर एनवायरनमेंट। तो वो जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, देखना रिएक्शन के अंदर कि रिएक्शन की जो फाइनल स्टेट है वो अलग है और जो इनिशियल स्टेट है वो अलग है। अलग कैसे, ऐसा बोलता हूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या, अपन समझेंगे सारा, लेकिन आप ऐसे समझ लो एग्जांपल के फॉर्मेट में कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी बन रहा है, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस बी गिव्स सी, ये हो गई केमिकल इक्वेशन। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं दोस्त। देखिए लिखा मैंने पॉइंट कितना, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन आवर एनवायरनमेंट। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर which have different properties from their initial state। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनिशियल स्टेट से कुछ अलग होती है। अरे भाई ए और बी था ना, बाद में क्या बन गया सी बन गया ना, तो ए और बी की प्रॉपर्टीज को शो करता है नहीं, वो सी की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इनिशियल स्टेट से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, या फिर बोल सकता हूँ एज वेल फाइनल स्टेट। उस फाइनल स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो ए और बी से कंपेरेटिवली डिफरेंट है, उसी को अपन बोलता हूँ रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल देखना कुकिंग ऑफ फूड, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में कुकिंग ऑफ फूड। अरे भाई खाना पकाते हो, खाना कुकिंग ऑफ फूड, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका टेस्ट, जो आप फूड खाते हैं उसका टेस्ट पहले कुछ और होता है और बाद में कुक करने के बाद में टेस्ट कुछ और हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो खाना पक चुका है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई दोस्त। क्या हो गई केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, आपने जो खाना खाया, अपन ऐसा बोलते हैं बेसिकली डाइजेशन आप करेंगे, तो डाइजेशन के अंदर जब खाना खाएंगे वो खाना स्टोमक के अंदर जाएगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को स्मॉल या फिर सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल पार्टिकल से ग्लूकोज को, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सारा काम हो जाएगा अपने किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। क्या किया आपने कार्बोहाइड्रेट को छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ दिया। कार्बोहाइड्रेट था, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च था, उस स्टार्च को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर, आप डाइजेशन कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, इनके उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो पहले सब्सटेंस कुछ और था, बाद में सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कुछ और हो गई। फॉर एग्जांपल देखना रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो ब्रीदिंग के टाइम पर भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगी। अरे भाई जब आप सांस ली तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड होगी वो टिश्यूज तक, सेल्स तक लेकर जाएगी ऑक्सीजन को, फिर वहां से CO2 बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में और वापस कहाँ आ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से फिर अपन CO2 को बाहर निकाल देते हैं। वहां पर भी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। बॉइलिंग ऑफ पोटेटोज, आप आलू उबालते हो, अरे भाई उबले हुए आलू, जब आप आलू उबालते हो, बॉइलिंग करते हो, बॉइल करते हो पोटेटो को, तो कहीं उसके अंदर जो होता है केमिकल नेचर में चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। और जब जब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, केमिकल रिएक्शन। देखिए एग्जांपल के फॉर्मेट में और बात करता हूं मैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, हम सब्सटेंस के बारे में मेनली दो बातें करेंगे, प्रॉपर्टीज, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो जाए, फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हो जाए, केमिकल चेंज। अरे मेरे दोस्त अगर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, फिजिकल चेंज, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो केमिकल चेंज। क्या कहानी क्लियर है। जैसे और बात करता हूं देखना, तो इनिशियल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट रिमेन सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और जब नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होगी, सेम होगी।
अरे भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी नया प्रोडक्ट नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसी का तोड़ मरोड़ करते हैं। जैसे मेरे पास में एक पेपर है, उस पेपर को मैं 4 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दूं। मेरे पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैं 5-10 टुकड़ों में काट दूं, अभी भी वो लकड़ी है ना। हाँ, साइज में मैटर हो चुका है, फिजिकल जो स्टेट अपन जिसको मेजर कर रहे थे साइज में या फिर वॉल्यूम के अंदर, वो चेंज हो चुका है। लेकिन क्या अभी लकड़ी है, फिर लकड़ी से कुछ और बन चुका है, अभी भी लकड़ी है ना, तो नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर नया प्रोडक्ट बनेगा। इनिशियल एंड फाइनल मे नॉट सेम, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होती है सेम नहीं रहेगी। क्यों? उसके अंदर न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं केमिकल चेंज के अंदर। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनते, ये बात ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही लकड़ी है, लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैंने क्या किया, जला दिया। जलाने का मतलब होता है कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, रिएक्शन हो रही है, और जब रिएक्शन हो रही है कौन सी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसका कंबस्शन हो जाएगा और लास्ट में एस बच जाएगी। ठीक है, तो ये उसके अंदर क्या हो रही है, न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या फिजिकल और केमिकल चेंज एकदम क्लियर है टॉप क्लास तरीके से? देखिए आगे बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन। किसकी बात करता हूँ दोस्त, केमिकल रिएक्शन। देखना, दीज रिएक्शन इन विच सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करता है, केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकली रिएक्ट्स एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। और केमिकल आपस में रिएक्शन करते एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। और खास बात सुना, उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी वो शुरुआत वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। अरे जो नया सब्सटेंस बनेगा, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जो होगी वो इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या होगी दोस्त, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का फंडा बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस है जो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से, इनिशियल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे, देखो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। एक मैंने पॉइंट लिखा बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का उबलना। यार दूध पहले भी दूध था, बाद में भी दूध है, क्या उसके अंदर केमिकली चेंज हुआ? यस, उसके अंदर केमिकली चेंज हुआ। आपको सोचिए, जो कच्चा दूध होता है बिल्कुल, जिसको गाय से दूध लेकर आए हैं, उस दूध के अंदर कभी मलाई आएगी? उसके अंदर मलाई नहीं आती है ना। लेकिन जैसे आप उस दूध को बॉईल करते हैं, उस दूध बॉईल करने के बाद में उस दूध के ऊपर क्या आ जाएगी, मलाई आ जाती है। रीजन क्या है, यही सेम प्रोसेस है भाई, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल नेचर के अंदर चेंज हुआ है। केमिकल नेचर में जैसे ही चेंज होगा केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अरे भाई केमिकली चेंज होने केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो ये एग्जांपल भी आप जरूर याद रखें, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, ये सारे एग्जांपल सही भाई केमिकल रिएक्शन के। सर एक डाउट आ रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? अरे भाई आपको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? इसके 4 फैक्टर है। कितने फैक्टर है दोस्त? 4 फैक्टर। 4 फैक्टर मैं आपको लिखवाता हूँ, कौन कौन से फैक्टर है, 4 फैक्टर आप लिखना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो 4 चेंज होंगे। कितने चेंज होंगे? 4 चेंज। फर्स्ट चेंज क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट होगा चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड होगा चेंज इन कलर, यानी कलर में भी क्या हो जाएगा? चेंज। थर्ड होगा चेंज इन स्टेट, और फोर्थ होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी उनके अंदर ये 4 चेंज होगा। 4 चेंज कौन से होंगे? पहला होगा चेंज इन टेम्परेचर, जब जब रिएक्शन होगी चेंज इन टेम्परेचर होगा। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा। अरे भाई कलर के अंदर क्या जाएगा? चेंज जाएगा। चेंज इन स्टेट, पहले लिक्विड था सॉलिड हो गया, गैस हो गया, या गैस से लिक्विड सॉलिड हो गया, तो चेंज इन स्टेट भी होगा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी कहीं ना कोई गैस वहां से बाहर निकलेगी। यानी अगर ये चारों फैक्टर में से कोई भी आपको एक दिख जाए, इसका मतलब 100% डन है कि वहां केमिकल रिएक्शन होगी। वो 4 फैक्टर कौन कौन से? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या आपको ये 4 फैक्टर याद रहेंगे? इन चारों फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं, उस एग्जांपल से और कहानी क्लियर हो जाएगी दोस्त। तो अब अपन बात करते हैं दोस्त ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि हम कैसे पता लगाए कि कोई केमिकल रिएक्शन डन हुई है। तो मैंने 4 फैक्टर्स बताए आपको, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो सारी बात अपन 2 रिएक्शन समझते हैं एग्जांपल के साथ में। तो देखिए दोस्त, मैंने एक रिएक्शन लिखी है, उस रिएक्शन को आप समझना थोड़ा डिटेल के अंदर। मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिखी है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। कुल मिलाकर मैग्नीशियम का कंबसन करवा रहे हैं। अरे भाई ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होने का मतलब ही होता है कंबसन करवाना, उसको जलाना, जला के राख कर देना। क्या कर देना दोस्त? राख कर देना। और जब मैग्नीशियम जलता है, आपको मैं बात बताता हूँ, मैग्नीशियम जलता है तो बहुत शाइनी फ्लेम आती है, बहुत एकदम मतलब इंटेंस तेज लाइट आती है जब जलता है। तो
और वो लाइट कैसे कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम जलता है। जब मैग्नीशियम जल रहा होता है और जलने के अच्छा लाइट जब मैग्नीशियम जल रहा होता है तो व्हाइट फ्लेम आएगी, बहुत अच्छे तरीके से फ्लेम आएगी, बहुत आग होगी एकदम बिल्कुल से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लाइट्स लगा दी गई, आप उसके सामने देख नहीं पाओगे, जैसे वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पर कैसे एकदम चिंगारी से एकदम इंटेंस लाइट आती है, बिल्कुल टाइप की लाइट मैग्नीशियम को जलाते हैं उस टाइम पर आती है। अब देखिए मैग्नीशियम कैसा एक मेटल है, और मेटल्स क्या होती है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड है भाई। रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम भी जरूर लिखना है यार, नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे लिख रखा है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम मेटल है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन जाएगा। अरे भाई सॉलिड से क्या हो रहा है, पाउडर फॉर्म है, पाउडर मतलब पीसा हो जाएगा बिल्कुल, और पाउडर वो लिक्विड तो नहीं है लेकिन सॉलिड का छोटा पार्ट आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर चेंज हो चुका है, पहले प्योर सॉलिड था अब पाउडर फॉर्म में आ चुका है, किसमें चेंज हुआ, चेंज इन स्टेट। अरे फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट था क्या था, चेंज इन स्टेट, में लिख देता हूं चेंज इन स्टेट, यहां लिखता हूं चेंज इन स्टेट, किसमें चेंज हुआ दोस्त, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो गया। और देखना जब ये जलेगा, बर्न होगा, कंबसन होगा उसका, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको मैं ऐसा बोलता हूँ डेल्टा से, इस डेल्टा को क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है हीट, हीट का मतलब एनर्जी या फिर हीट का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो किस में चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। अरे किस में चेंज हो गया दोस्त, एक तो स्टेट में चेंज हो गया, दूसरा अपना टेम्परेचर में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखना मेटल जो होती है वो साइनी कलर की होती है, जनरली मेटल्स आर साइनी इन कलर, कहीं ना कहीं उसका जो कलर होता है वो चमकीला होता है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी जो मेटल्स होती हैं, ये सारे मेटल्स क्या होती है, साइनी कलर की होती है, साइनी होती है, चमकीली होती है, लेकिन बाद में कैसा कलर बन जाएगा पाउडर का, व्हाइट कलर हो जाएगा, किसमें चेंज हो गया, चेंज इन कलर। सुनना वापस से, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहा हूँ, कंबसन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, कंबसन ऑफ मैग्नीशियम, तो देखो भाई क्या होगा इसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम मेटल सॉलिड होता है, ये पाउडर फॉर्म हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, मैग्नीशियम साइनी कलर का होता है, पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का हो जाएगा, चेंज इन कलर। और देखिए जब रिएक्शन होगी इसमें जलेगा तो आग लगेगी, आग जलेगी, और जब आग आ जाएगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के अंदर भी रेज हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर, एक ही रिएक्शन में तीनों फैक्टर हो रहे हैं, 100% डन है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है दोस्त। और एग्जांपल देखिए आगे मैं लिखा रखा पॉइंट पीछे रह गया था, वो कौन सा रह गया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, भाई अपने चेंज इन कलर देख लिया, चेंज इन टेम्परेचर देख लिया, चेंज इन स्टेट देख लिया, फोर्थ जो फैक्टर था इवोल्यूशन ऑफ गैस वो इस इक्वेशन में नहीं आया, इसलिए मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को, रिएक्शन दूसरी रिएक्शन लिखी, उसमें देखना मेरे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, कौन सा एसिड है दोस्त, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं जिंक पार्टिकल्स, जिंक मेटल डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, जिंक मेटल। जैसे जिंक मेटल डालूंगा, जिंक मेटल थोड़ा हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन H2 जो है थोड़ा कम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, कहीं ना कहीं ये जिंक जो होता है इसको डिस्प्लेस्ड कर देगा, अरे भाई ज्यादा एक्टिव वाला कम एक्टिव वाले को डिस्प्लेस्ड कर देता है, लेकिन जैसे डिस्प्लेस होगा यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन घूमकर साइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकल रही होती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसलिए देखो मैंने इसे एरो कर रखा है, इस एरो का मतलब है गैस ऊपर की तरफ उस कंटेनर से, उस बीकर से गैस बाहर निकल जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्त, गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ, एनसीईआरटी डायग्राम बना के बताती है कैसा, इस तरह के डायग्राम बनाती है एनसीईआरटी, कि इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर रखा है, H2SO4 भर, क्या भर रखा है, H2SO4, ये अपना है H2SO4, मैं ऊपर से क्या डाल रहा हूँ भाई, जिंक, उसमें क्या भर रखा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊंगा, जिंक डालूंगा, जिंक इसके साथ बहेगा, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा भाई, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आउटसाइड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जब गैस बाहर निकल रही है तो अपना चौथा फैक्टर काम आ रहा है ना भाई, अपन क्या बोला था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब 100% यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या दोस्त यहाँ तक कहानी क्लियर है, अरे मेरे दोस्त यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या। एक और चीज साथ में आपको बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके टेस्ट होता है, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं पॉप टेस्ट, क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। जब हाइड्रोजन किसी कंटेनर से बाहर निकल रही होती है, फिर हमारा एनवायरनमेंट में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करेंगे आप, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं पॉप टेस्ट। जब हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन को बंद करते हैं, आग लगा देते हैं हाइड्रोजन को, उसमें साउंड आता है पॉप साउंड, क्या साउंड आता है, पॉप साउंड, और टेस्ट को बोलते हैं पॉप टेस्ट। ध्यान रखना भाई, पॉप टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए फिर हाइड्रोजन का टेस्ट होता है पॉप टेस्ट। क्या कहानी क्लियर हो रही है, क्या चारों फैक्टर्स अपने कंप्लीट हो गए। इस रिएक्शन में कौन सा हो गया, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस वाला फैक्टर भी अपने काम हो गया।
तो चारों फैक्टर्स वापस बताता हूँ, चार फैक्टर कौन कौन था? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? यहाँ तक एकदम धुआं धुआं सभी चीजें ठीक है। आगे देखिए कंटिन्यूटी के अंदर, अब मैंने देखना रिएक्शन में कुछ पार्ट लिखे हैं, ये मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई? केमिकल इक्वेशन है, और केमिकल इक्वेशन किस तरीके से डन होती है मैंने आपको बताया अभी। अब देखो इस केमिकल इक्वेशन एक पार्ट ये होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट ये होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। इसको इस एरो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? इस तीर से दर्शाते हैं, इसको एरो से डिनोट करते हैं। ये वाला तीर के एरो के इस तरफ वाला पार्ट रिएक्टेंट है, उस तरफ वाला पार्ट प्रोडक्ट है, आपको हमेशा समझना पड़ेगा। तो ये वाला हमेशा प्रोडक्ट हुआ, एरो जिस तरफ जा रहा है उसका आगे वाला क्या है? प्रोडक्ट है, और इधर वाला सारा क्या है दोस्त? रिएक्टेंट। अब देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मतलब होता है एटम्स और मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करते हैं। अरे भाई ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल जो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में जो खुद को रीअरेंज करेंगे, खुद के ओरिएंटेशन में अरेंजमेंट करेंगे, और खुद को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन में काम करता है ऐसा। और कंडीशन जब होगी, जो भी है, टेम्परेचर दे रखा है, यूवी लाइट दे रखी है, ऐसी कंडीशंस होती है अलग अलग, तो अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अंदर चेंज करते हैं और नया प्रोडक्ट बना देते हैं, नया सब्सटेंस बना देते हैं। तो नया जो सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। वो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, जो लास्ट सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट है जो आपस में खुद ही रिएक्शन करता है, खुद ही रीअरेंज करते हैं, वो होता है रिएक्टेंट। तो ये बात कहानी क्लियर हो दोस्तों है ना? तो ये देखना, इट फॉर्म्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कब बनेगा? केमिकल रिएक्शन के बाद में बनता है केमिकल इक्वेशन। अगला अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन को जिस इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ ये रीअरेंजमेंट वाला कैसे होता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास में 4 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। वो 4 एटम अभी रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट से मान लो कि मैंने टेम्परेचर दे दिया, उस टेम्परेचर की वजह से कुछ ऐसा उनका अरेंजमेंट हो गया। उनका अरेंजमेंट जब कुछ ऐसा हो चुका है, पहले भी 4 एटम थे, 4 एटम है, अभी भी कितने एटम है? 4 एटम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, उनके अंदर कुछ रिएक्शंस हो चुकी है। तो ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, लिखा ए और बी रिएक्ट करते हैं तो बनाता है सी और डी। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और जो ये इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो टर्म लिखी मैंने इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास में से बहुत सारी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे देखना H2 + O2 गिव्स H2O। ये वाटर की रिएक्शन है H2। वाटर कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसी टाइप से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और उसी टाइप से कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या लिखी हुई? सारी केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई दोस्त। क्या लिखी हुई? केमिकल इक्वेशंस। तो क्या केमिकल इक्वेशन कहानी क्लियर होती है यहाँ तक है दोस्त? केमिकल इक्वेशन में कोई डाउट आता है? कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? इस तरीके से उनका रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन व्हिच इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब देखना यहाँ तक आने के लिए, जैसे देखना H2 + O गिव्स H2O, क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। ये केमिकल इक्वेशन है। एक यहाँ और एक पॉइंट लिख रखा है कुछ शॉर्ट के अंदर कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको रेजमाल से घिसा जाता है। पहले रेजमाल को रब किया जाता है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? एनसीईआरटी में सवाल इंपोर्टेंट में दे रखा है, बहुत बार पूछते हैं सवाल। मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको क्या करते हैं? रेजमाल से रब करते हैं, रेजमाल से घिसते हैं। क्या कारण है? रीजन क्या है उसका? तो रीजन देखिए आप लोग, मैग्नीशियम एनवायरमेंट में पड़ा रहेगा, एनवायरमेंट के अंदर क्या होगा? उसके अंदर ऑक्सीजन रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा तो कहीं ना उसके ऊपर ऑक्साइड बन जाएगा। अरे भाई मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी वो ऑक्साइड, उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ चुकी है, और जब ऑक्सीजन की लेयर आ चुकी है उसको जलाने से, उसको बर्न करने से रोकेगी कहीं ना कहीं। तो जब उसको रेजमाल से घिसेंगे, जब उसको रेजमाल से रब करेंगे तो वो ऑक्साइड की परत सारी हट जाएगी, वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा और मैग्नीशियम मेटल हो जाएगा खुद। और मेटल की जब रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन से या फिर बर्न करवाओगे तो इजीली बर्न हो जाएगा। तो यही लॉजिक होता है कि मैग्नीशियम जब एनवायरमेंट में फ्री स्टेट में रहेगा तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए उसको रेजमाल से रब करते हैं ताकि वो इजीली बर्न हो जाए। ये प्रोसेस होता है, इसलिए उसको रेजमाल से रब करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा रहेगा 100 टाइम? ठीक है दोस्त। अब देखिए आगे बात करता हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा दोस्त। क्या सिखाऊंगा? इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड उसको बोलता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलता है? हिट एंड ट्राई या फिर हिट एंड ट्रायल, कुछ भी बोलो। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल के इक्वल होना चाहिए। अरे भाई LHS = RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखना, मैंने रिएक्शन लिख रखी है, एक इक्वेशन लिख रखी है
H2 प्लस O2 गिव्स H2। क्या करना है आपको, आपको नंबरिंग करनी है, आपको काउंट करना है कि जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स है, फिर कितने कितने एटम्स उनके प्रेजेंट है, आपको पता लगाना है। तो देखिए भाई हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, तो H2 का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन O2 का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है दोस्त, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1। अरे भाई ऑक्सीजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। आपको रिएक्शन बैलेंस करने का सबसे बेस्ट मेथड बताता हूं, आप या तो कम वाले नंबर को बैलेंस करो पहले, या फिर जो ज्यादा परसेंट उसको बैलेंस करो। भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो जब सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है या तो उसको पहले बैलेंस करो, या फिर जो सबसे ज्यादा नंबर में उसको पहले बैलेंस करो। मैं कम वाले को बैलेंस करूंगा पहले। मेरे पास में ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, कम नंबर की है, यहाँ पर कितनी है 2। अगर मुझे इसको 2 बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 लगा दूं आगे, इसके आगे 2 लगा दूं। देखना आप समझना प्रोसेस को। भाई अभी मेरे पास में 1 ऑक्सीजन है, मैं इस एक ऑक्सीजन को 2 बनाना चाहता हूं, तो मैं इस पूरे मॉलिक्यूल, अच्छा जब कोई कंपाउंड होगा जैसे CO2, तो इसको ऐसे नहीं कर सकता कि बीच में 2 लगा दो, ये नहीं कर सकते अपन इसको पूरा जो है प्रोसेस से ही करेंगे। तो पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन, बताओ ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, अब ऑक्सीजन हो चुके हैं 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्त मल्टीप्लाई करने के बाद में, अब 2 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है? यस दोस्त, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ बैलेंस का मतलब नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो चुके हैं, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो चुका है, तो देखो 2 पहले थे, 2 बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, अब वो हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा पूरी प्रोसेस को, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार वापस बता देता हूँ, फिर अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हाईफाई नहीं होना, हाइपर नहीं होना, बिल्कुल शांति से बैठे रहो और जैसे जैसा बताता जाऊं वैसा काम करते रहो, दिमाग ओपन रखो, सारा काम अपना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझ लीजिए, फिर अपन आगे एग्जांपल बहुत सारे कर लेते हैं। फिर देखना आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको काउंट करना है कि कौन कौन सा एटम है, फिर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स आपको कितने नंबर में दे रखा है। तो हाइड्रोजन मेरे पास में 2 दे रखे हैं, ऑक्सीजन मेरे पास में 2 दे रखे हैं, यहाँ हाइड्रोजन मेरे पास में 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास में 1 है। मैंने आपको बताया या तो कम नंबर वाले को पहले बैलेंस करो, या फिर जो ज्यादा नंबर में उसको पहले बैलेंस करो। मैं कम नंबर वाले को पहले बैलेंस करता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है यार 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो मुझे इसके इक्वल इसको करना है, इस ऑक्सीजन के इक्वल मुझे इसको करना है। तो कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ। अब मैं इस ऑक्सीजन को या इस पूरे मॉलिक्यूल को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 2। कितना हो चुका है दोस्त, 2 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन क्या हो चुकी है दोस्त, बैलेंस हो चुकी है। पीछे कौन बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताओ, देखो 2 पहले था H2 और ये 2 और लगा दे फिर बाद में, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो मुझे ये 4 है तो इसको भी 4 बनानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2 2 हो गई भाई, हाइड्रोजन 4 है तो इसको क्या करना 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4। तो हमारे जो इक्वेशन बनी है वो कुछ ऐसी इक्वेशन बनी है, ये वाली आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या दोस्त, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। कैसे इसको बैलेंस किया आप सभी को पता लग गया होगा। अपन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उससे और बात क्लियर होने वाली है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए भाई मेरे को दे रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है सॉरी 1। अब आप मुझे पता लगाओ, देखो मैग्नीशियम 1 और 1 है, मैग्नीशियम अभी तक तो बैलेंस है भाई। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाता है पहले से तो वो क्या है बैलेंस है। मैग्नीशियम 1 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यार काम नहीं बन रहा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ 1 लिखा हुआ है, मुझे इसको 2 बनाना ही पड़ेगा। मुझे इसको 2 बनाने के लिए इसको कहीं ना कहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे इस पूरे कंपाउंड को, पूरे MgO को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखना ये भी 2 बन चुका है और ये भी 2 बन चुका है, तो ऑक्सीजन तो क्या हो गई बैलेंस हो गई। अरे भाई ऑक्सीजन तो देखना 2 इधर है और 2 इधर है, ऑक्सीजन बैलेंस है, यस। तो बचा कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ कितना है यहाँ 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, तो क्या करूं मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्या इक्वेशन बैलेंस है, यस। अगर आपके दोनों साइड वाले पोर्शन इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब इक्वेशन जो है पूरी क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है दोस्त, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। क्या कहानी क्लियर हो रही है मेरे भाई? अरे मेरे दोस्त क्या यहाँ तक एकदम टॉप क्लास तरीके से सारी बात क्लियर हो रही है क्या? एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी अपने से बहुत सारे एग्जांपल करेंगे लेकिन अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है।
कार्बन कितना है भाई 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, क्या पहले से बैलेंस्ड है? यस, तो बैलेंस्ड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? बैलेंस्ड रिएक्शन। क्या दोस्त कहानी समझ में आती है आपको? मेरे भाई एकदम टॉप क्लास तरीके से सब कुछ बेटर तरीके से समझ में आया आपको? ठीक है, तो और अपन बात करते हैं, अपन और एग्जांपल समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बैलेंस करने के बारे में। जैसे बता रहा हूँ वैसा प्रोसेस सीखे, सारा काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे फिर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के एग्जांपल्स कुछ 5 रिएक्शन मैंने लिखे हुए हैं, अपन धीरे धीरे सारा प्रोसेस समझते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए पहले बैलेंस करना सीखा तो मैं आपको और एग्जांपल के साथ में। जैसे देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, ऑक्सीजन 2 दे रखा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना दे रखा है 2 और ऑक्सीजन दे रखा है 3। एक काम करता हूँ मैं पहले कम वाले को बैलेंस कर देता हूँ। मेरे पास में एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2 है, मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं लिख दिया 2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ देखिए, तो मैं इसको ऐसा कर दूं भाई, ये 3 अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, मेरे पास में अभी ऑक्सीजन देखना ऐसा समझ लो आप लोग, ऑक्सीजन मेरे पास कितनी है 2 है, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। मेरे पास में ऑक्सीजन 2 है, मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये 2 था, मैंने इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो 2 एल्यूमिनियम, तो देख लो भाई 2 एल्यूमिनियम हो चुके हैं, ऑक्सीजन 3 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 3 एल्यूमिनियम 2, ये हो चुका है। या फिर एक प्रोसेस और देख लीजिए आप, अगर ये आपको अगर 3/2 में कोई डाउट होता है आपको, तो फिर क्या करना है आपको यहाँ लगा दो 2, एल्यूमिनियम कितने हो गए, एल्यूमिनियम हो गए 4, मैं अलग लिख देता हूँ साइड में एग्जांपल, इसको रहने दो पहले जैसे ही, ये 2 है और ये 3 है, मैं इसी के साथ में एग्जांपल लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास में अभी 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास में 2 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड O3। अब देखना क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो मैं इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एल्यूमिनियम हो चुका है 4, ऑक्सीजन हो चुका है 6, ऑक्सीजन कितना है दोस्त 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे भाई यहाँ 6 है या 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल्यूमिनियम यहाँ 4 है, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये भी अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं, आप चाहे ऊपर वाले लिखो या फिर ये लिखो, दोनों एक ही बात है भाई। बस देखो फर्क इतना आ रहा है कि मैंने इस पूरी टर्म को वापस 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास में देखो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3/2 का 3 हो जाएगा, और ये टोटल टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन को, तो ये बन गई, या फिर इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये बन जाएगी। आप दोनों ही प्रोसेस करोगे, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप मल्टीपल में ले सकते हो डिजिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, एक एग्जांपल और समझते हैं। मेरे पास में आयरन कितना है, आयरन 1 है Fe, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ आयरन कितना है, यहाँ पर आयरन कितना देखो तो जल्दी देखो, यहाँ आयरन 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अपने पास में 3। क्या सेम प्रोसेस कर लूं, या तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं, बात हो जाएगी। बिल्कुल देखो सेम टर्म लिखी हुई अपनी, ये ऊपर वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टर्म लिखी हुई है, आप एज इट इज डेटा लगाओगे आपका काम हो जाएगा। देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Fe2 हो चुका है, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो चुकी है, और ये भी क्या हो चुका है, ऑक्सीजन 3 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, डेटा बिल्कुल सिमिलर दे रखा है। या तो ये कर दो, या फिर सेम प्रोसेस है कि आप पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज। इसको 4 से क्या था, इसको 3 से क्या था, इसको 2 से क्या था, वही सेम प्रोसेस अपना हो जाएगा। अभी मैं इसी से कर लेता हूँ, ये अपने बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है AgCl मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और Ag बन रहा है साइड में। मैग्नीशियम कितना है, तो देखो Ag कितना है, Ag1 है, क्लोरीन 1, मैग्नीशियम 1। यहाँ बताओ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, और Ag कितना है 1। यहाँ क्लोरीन 2 है, मुझे यहाँ पर क्लोरीन 1 है, 2 बनाना पड़ेगा। तो इस क्लोरीन को बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब सिल्वर कितना हो चुका है 2, क्लोरीन कितना हो चुका है 2, मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, सिल्वर कितना है 1। तो सिल्वर 1 है, यहाँ सिल्वर 2 है, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सिल्वर हो चुका है 2, अब सारी रिएक्शन बैलेंस है। अभी जो इक्वेशन हमारे पास में बनी हुई है, ये जो इक्वेशन बनी हुई है, ये सारी इक्वेशन क्या है दोस्त, बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस। देखो चेक कर लो एक बार,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में जो AgO 1 था, क्लोरीन 1 था, मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम तो पहले से बैलेंस है भाई सब जगह पर। क्लोरीन 2 है, जो सिल्वर है वो 1 था, तो क्लोरीन 2 था, मुझे क्लोरीन को 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सिल्वर यहाँ 2 हो चुका, तो यहाँ पर मुझे 2 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये प्रोसेस अपना हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है दोस्त, अगला एग्जांपल और देखिए क्या करना है इसके अंदर, वही वापस पूरा फंडा सेम ही है, वो फंडा अपना ही अपना कैसे होगा, तो वो प्रोसीजर फॉलो करिए भाई, कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। लो भाई यहाँ पर कितनी है, 3 है ना, यहाँ पर 1 है, मैंने आपको बता रखा सबसे कम परसेंट उसको पहले बैलेंस कर लो यार दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देख लो, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई ये 1 था ना, ये 3 है, तो इसको भी 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा हुआ है हाइड्रोजन, देखो आयरन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, सिर्फ कौन बचा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 8 हो चुका है, कितना हो चुका है तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन 8 है। तो जब हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, तो कितना हो जाएगा 8। ये जो इक्वेशन बनी है 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2, ये अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्या दोस्त यहाँ तक सारी बात क्लियर होती है मेरे भाई, एकदम टॉप क्लास तरीके से। एक एग्जाम्पल और देख लेते अपन, फिर उससे और बात अपनी शानदार हो जाएगी, फिर अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए दोस्त, लेड कितना है, लेड पीबी, लेड, इसको पीबी को लेड बोलते हैं भाई, LEAD लेड, ये कितना है 1 है, यहाँ पर लेड कितना है 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना, देखो ये ट्वाइस का मतलब होता है, ये पूरा जो 2 है ना, ये पूरा 2, ये पूरा 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस का, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं, और ट्वाइस का मतलब ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है दोस्त 1 है, नाइट्रोजन कितना है दोस्त 1 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है दोस्त, तो देखो 1 2 और 2, टोटल ऑक्सीजन 5 है, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है। लेड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लेड 1 है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ छेड़ना पड़ेगा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया दोस्त 2 से, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्योंकि लेड यहाँ पर अब 2 हो चुका है, यहाँ पर लेड कितना हो चुका है 2, लेड तो 2 हो गया लेकिन बाकी वाले सारे हिल गए, तो बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितना है 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना तो 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगी अपने 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये कितने हो चुके हैं 12 हो चुके हैं। इधर देखिए लेड तो अपने 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, नाइट्रोजन यहाँ 4 है, नाइट्रोजन 1 है, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा नाइट्रोजन 4 हो चुके हैं, नाइट्रोजन बैलेंस देखो, लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, लेड बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस, बची कौन है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और इसको मल्टीप्लाई कितनी हो गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गई 8, अरे भाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गई और ये 2 ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ऑक्सीजन देखो 2 8 और ये 2, टोटल हो गई 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन अपनी हो गई यहाँ पर। क्या रिएक्शन बैलेंस है दोस्त मेरे भाई, क्या रिएक्शन पूरी बैलेंस, देखो ना 2 PbNO3 ट्वाइस प्लस 2 BPO प्लस 4 NO2, ये अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है दोस्त, आप प्रैक्टिस करिए घर पे बैठ के, है ना, जैसे मैं बताता हूँ प्रोसेस फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें बैलेंस इक्वेशन करना बहुत आसान है दोस्त, इसको बैलेंस करना इक्वेशन को काफी आसान है, इजी है, सिंपल है, तो आप ट्राई करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करता हूँ मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के क्या क्या टाइप है। तो रिएक्शन के टाइप में फर्स्ट मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपन पढ़ेंगे रिएक्शन के टाइप बहुत सारे पढ़ेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में लिखा कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, कंबाइन होगा, when 2 or more reactant combine and form single product or one product, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखना मैंने ऐसा लिखा A + B क्या बनाते हैं C, तो A और B दो रिएक्टेंट है अलग अलग, ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो H2 + O gives H2O, दोनों जुड़ गए और एक बना दी, कंबाइन हो गए। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, जब दोनों जुड़ गए और एक ही प्रोडक्ट बना दिया उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C + O2 gives CO2, आसान है ना। अरे भाई जब जुड़ जाएंगे 2 or more reactant combine and form one product, form single product is known as combination reaction, है ना। ये मैंने एग्जांपल लिखा H2 + O gives H2 और C + O2 gives CO2। ठीक है कहानी।
और देखना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अभी मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन के टाइप में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलो समझ देता हूँ साथ में। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट को बाहर निकालता है, हीट को एक्सर्ट करता है, हीट को एमिट करता है, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है एंडोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट को बाहर निकालता है। जनरली जैसी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में कुछ हीट बनेगी, हीट बाहर निकल जाएगी, और हीट बाहर निकलने का मतलब कौन सी रिएक्शन है अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है दोस्त? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कौन सा होगा दोस्त? एक्सोथर्मिक इन नेचर। ध्यान रखना आप लोग। एग्जांपल देखिए, मेरे पास में कैल्शियम ऑक्साइड था, उस कैल्शियम ऑक्साइड की मैं वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा, CaO+H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस, और साइड में बन जाएगी हीट। वो जो कंटेनर जिसमें आप उस रिएक्शन कर रहे हो कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा, हीट बाहर निकल जाएगी उसकी वजह से। तो रिएक्शन कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन? देखो दो मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रही है, इसलिए रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कौन सी रिएक्शन दोस्त? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। जब ये स्लैक्ड लाइम, इस स्लैक्ड लाइम का यूज जो क्या करते हैं, दीवारों के पेंटिंग में करते हैं, दीवारों को रंगने के लिए यूज करते हैं, कलर के लिए, पेंटिंग के लिए। तो जब दीवारों पे कलर कर देंगे शुरुआत में, उसके 2 या 3 दिन बाद में वो ज्यादा शाइनी हो जाती है, ज्यादा चमकीली हो जाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। उसका एक रीजन, इसका लॉजिक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? CO2। भाई आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिपापोती कर दिया, आपने कलर कर दिया, पूरा पेंट कर दिया दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको। लेकिन जब हमारा एनवायरनमेंट में और कौन प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। वो CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, उससे रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो शाइनी होता है, चमकीला होता है, थोड़ा ज्यादा शाइन लाएगा उसके अंदर। तो देखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 देन इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो क्या बन रहा है उसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो है वो दीवारें और ज्यादा शाइनी हो जाएगी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो देखना स्लैक्ड लाइम बोलते हैं इसको, इसकी रिएक्शन करवा दी CO2 से, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं लाइम स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? लाइम स्टॉर्म। चूना पत्थर बोलते हैं, लाइम स्टॉर्म बोलते हैं इसको। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो चौक होती है, अभी तो ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है वो चौक वाला, तो जो चौक चलाते हैं वो चौक होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और जो ताजमहल बना हुआ है पत्थर, जिसको बोलते हैं संगमरमर या फिर मार्बल, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो किसका बना दोस्त? वो पूरा जो ताजमहल बन रहा है वो संगमरमर का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कौन सी रिएक्शन है? ये अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसी के अंदर अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसलिए। तो ये कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बनता है, कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो ये अपना कहानी क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज चौक के अंदर, और जो मार्बल होता है, संगमरमर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है दोस्त। ये अपने बहुत सारी बातें अपने पढ़ी है कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आज अपना ये टॉपिक यहीं तक खत्म करते हैं। बाकी जो बच्ची कुछ बात है इस चैप्टर की वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर पूरा कवर कर लेंगे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतने ही, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।